हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज़ एंड वेलकम टू 31 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर के एन पैनल के एक मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कंट्रोल ए दबा के अप्लाई स्केल, अप्लाई लोकेशन, अप्लाई रोटेशन और अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर के एक और मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जिसे पेरेंटिंग बोला जाता है। पेरेंटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, इस टॉपिक को आज हम डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ बास्केट का 3D मॉडल बनाते वक्त मैं आपको पेरेंटिंग की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा और वायर फ्रेम मॉडिफायर के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के कैमरा को डिलीट कर दिया। अब मेरे पास 3D व्यू पोर्ट में एक लाइट है और एक क्यूब है। सबसे पहले तो ये समझो कि पेरेंटिंग आखिर होती क्या है। देखो, जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाता है तो वो अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करता है। जहाँ जहाँ उसके पेरेंट्स जाते हैं वो उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलता रहता है। चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट को ही फॉलो करता है। इसी तरह ब्लेंडर में भी पेरेंटिंग कुछ ऐसी ही है। जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट्स में जो चिल्ड्रंस होते हैं वो पेरेंट को फॉलो करते हैं। जब पेरेंट की पोजीशन चेंज होती है तो चिल्ड्रंस भी उसके साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। आओ ये चीज़ अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ मेरे पास एक क्यूब है और एक लाइट है। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्यूब पेरेंट बन जाए और लाइट इसका चाइल्ड बन जाए। ऐसा करने के लिए मैंने पहले लाइट को सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट दबा के क्यूब को सिलेक्ट किया। कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल पी तो मेरे सामने ये पेरेंट मेन्यू ओपन हो गई। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक लाइन क्रिएट हो गई जो कि ये शो कर रही है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में रिश्तेदार हैं। और क्योंकि मैंने कंट्रोल पी दबा के ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक किया, इसलिए अब अगर पेरेंट पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूँगा तो चाइल्ड यानी कि लाइट भी उसको फॉलो करेगी। अगर मैं मूव वाले गिज़मो से क्यूब को मूव करूँगा तो लाइट भी उसके पीछे पीछे मूव होगी। अगर मैं क्यूब को सिलेक्ट करके स्केल करूँगा तो लाइट भी उसके साथ स्केल होगी। और अगर मैं क्यूब को रोटेट करूँगा तो लाइट भी उस क्यूब के साथ रोटेट होगी। अब आपने ये तो समझ लिया कि पेरेंटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं, लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पेरेंट कौन बनेगा या पेरेंट किसको बनाना है, क्यूब पेरेंट बनेगा या लाइट, ये मैंने कैसे डिसाइड किया, अब मैंने आपको यही समझाना है। तो चलो अब ये चीज़ प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सबसे पहले तो फाइल में जाके जनरल में जाके न्यू पर क्लिक किया और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक करके एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर ली। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और यहाँ से लाइट पर क्लिक करके लाइट को सिलेक्ट किया। शिफ्ट बटन दबा के कैमरा को सिलेक्ट किया। अब ज़रा ध्यान से देखो, लाइट की जो सिलेक्शन है वो ऑरेंज कलर की आउटलाइन से सिलेक्शन शो हो रही है, जबकि कैमरा की जो सिलेक्शन है वो येलो कलर की आउटलाइन से शो हो रही है। अब अगर मैं शिफ्ट दबा के क्यूब को भी साथ ही सिलेक्ट कर लूँ तो देखो कैमरा की सिलेक्शन ऑरेंज कलर की आउटलाइन में कन्वर्ट हो गई और क्यूब की सिलेक्शन येलो कलर की आउटलाइन में कन्वर्ट हो गई। बस इतना याद रखो कि ये येलो कलर की जो आउटलाइन है, जो ऑब्जेक्ट येलो कलर की आउटलाइन से सिलेक्टेड शो होगा वही पेरेंट बनेगा और ये येलो आउटलाइन उसी ऑब्जेक्ट पर आएगी जिस पर हम सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ लाइट को सिलेक्ट किया, उसके बाद कैमरा को सिलेक्ट किया और उसके बाद क्यूब को लास्ट में सिलेक्ट किया, इसलिए येलो कलर की आउटलाइन क्यूब पर आई क्योंकि क्यूब को मैंने लास्ट में सिलेक्ट किया। अब अगर मैं कंट्रोल पी दबा के ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसे पेरेंट कर दूं तो अब ये जो क्यूब है वो पेरेंट है और लाइट और कैमरा इस क्यूब के दो बच्चे हैं। अब अगर मैं मूव वाले गिज़मो से क्यूब को मूव करूं तो जहां जहां क्यूब पापा जानी जाएंगे बच्चे वहीं वहीं उनके पीछे उनके साथ साथ जाएंगे। अब एक और काम की बात है
जो मैंने आपको समझानी है। वो काम की बात समझाने के लिए फाइल में जाके न्यू में जाके मैंने जनरल पर क्लिक किया और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक करके न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर ली। पिछली बार की तरह सबसे पहले 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और लाइट पर क्लिक करके लाइट को सिलेक्ट किया। शिफ्ट दबा के कैमरा को सिलेक्ट किया और लास्ट में शिफ्ट दबा के क्यूब को भी सिलेक्ट कर लिया। अब पेरेंटिंग करने से पहले मैंने देखा कि येलो वाली जो आउटलाइन है वो क्यूब की सिलेक्शन पर है, जबकि मैं तो कैमरा को पेरेंट बनाना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या अब मैं सब कुछ डीसेलेक्ट करके शुरू से सारी की सारी चीज़ों को सिलेक्ट करूँ? आंसर इज़ नो। देखो, अभी मैं कैमरा को पेरेंट बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली शिफ्ट बटन दबा के लास्ट में अगर मैं कैमरा पर क्लिक कर दूँ तो देखो येलो आउटलाइन कैमरा पर आ गई। सिंपल सी बात है, सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में शिफ्ट बटन दबा के उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दो जिसे आप पेरेंट बनाना चाहते हो। अब देखो येलो आउटलाइन कैमरा पर आ गई। तो अगर मैं कंट्रोल P दबा के ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके पेरेंटिंग कर दूं तो अब कैमरा पेरेंट है और लाइट और क्यूब इसके चाइल्ड हैं। इसलिए अगर मैं मूव वाले गिज्मो से कैमरा को मूव करूं तो क्यूब और लाइट भी इसके साथ साथ मूव होंगे, क्योंकि कैमरा पेरेंट है और क्यूब और लाइट इस कैमरा के चिल्ड्रंस हैं। लेकिन अगर मैं क्यूब को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से मूव करूं तो देखो क्यूब अकेले मूव हो रहा है, और अगर मैं लाइट को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से लाइट को भी मूव करूं तो देखो लाइट भी मूव हो रही है। ऐसा इसलिए कि जब ये पापा जानी मूव होंगे तो बच्चे इनके साथ मूव करेंगे, लेकिन अगर पापा अपनी जगह पर हैं और बच्चों को मूव करोगे तो बच्चे अपनी अपनी जगह पर अलग अलग मूव होंगे। पेरेंटिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि पेरेंट के साथ उसके चिल्ड्रंस भी मूव हों, उसके चिल्ड्रंस भी ट्रांसफॉर्म हों। देखो, अब मैंने आपको पेरेंटिंग करना तो समझा दिया, लेकिन अब पेरेंटिंग की प्रैक्टिकली ज़रूरत कहाँ पड़ती है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब हम बनाएंगे बास्केट का 3D मॉडल, और बास्केट का 3D मॉडल बनाते वक्त ही आपको सही से क्लियर हो जाएगा कि पेरेंटिंग की ज़रूरत हमें कब और कहाँ और किस सिचुएशन में पड़ती है। इसलिए बास्केट का 3D मॉडल बनाने के लिए मैंने फाइल में जाके न्यू में जाके जनरल पर क्लिक किया और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक करके न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर ली। ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल S, और यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। इस फोल्डर का नाम रखा बास्केट 3D मॉडल और डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लिया, और यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा बास्केट 3D मॉडल और यहाँ सेव ब्लेंडर फाइल पर क्लिक करके प्रोजेक्ट सेव कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक सर्कल ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। कीबोर्ड से 2 बटन प्रेस करके एज सेलेक्ट मोड में आ गया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और E दबा के Z दबा के इसे यहाँ ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। अब S दबा के इसे इतना स्केल किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो अभी तक मैंने कुछ ऐसी शेप बनाई है। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और माउस को यहाँ ला के कंट्रोल R दबा के 2 बार क्लिक करके इसके सेंटर में एक लूप कट ऐड कर दिया। अब कंट्रोल B दबा के इसे इतना बेवल किया और माउस के स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ घुमा के ऐसी शेप बना ली। लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके वायर फ्रेम मॉडिफायर ऐड कर दिया। थिकनेस की वैल्यू को 0.15 किया और यहाँ से बाउंड्री वाले ऑप्शन को टर्न ऑन कर दिया। अब दोबारा से ऐड में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया और यहाँ से सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट को 0.01 कर दिया। कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल S और जितना काम कर चुका हूँ उसे सेव कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में अगर रोटेट करके दिखाऊं
तो मैंने इतनी सी बास्केट बना ली है, बट यहाँ नीचे से ये खाली है। इसलिए नीचे से इसे फिल करने के लिए नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया, ऐड में जाके मैश में जाके एक सर्कल ऐड किया और टैब बटन दबा के इसके एडिट मोड में आ गया और F बटन दबा के इसे फिल कर दिया। अब दोबारा से टैब बटन दबा के इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया। 3D व्यू पोर्ट में अगर रोटेट करके दिखाऊं तो यहाँ से हमारी बास्केट क्लोज हो चुकी है। लेकिन इस बीच वाले सर्कल को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दिया, थिकनेस को 0.07 किया और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। सॉलिडिफाई मॉडिफायर को यहाँ से फोल्ड किया और ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को यहाँ से 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया और फाइनली यहाँ शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया। अब बास्केट तो हमारी बन गई, लेकिन अगर मैं इस बास्केट को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से मूव करूं तो देखो बास्केट मूव हो गई, लेकिन ये नीचे वाला ढक्कन या कवर वहीं का वहीं रह गया। बस ऐसी ही सिचुएशन में हमें पेरेंटिंग करनी पड़ती है। इसलिए कंट्रोल Z दबा के मैंने लास्ट एक्शन को अनडू किया और इस नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के बास्केट को सिलेक्ट किया। अब देखो येलो वाली आउटलाइन बास्केट पर है, इसलिए बास्केट पेरेंट बनेगी और ये सर्कल उसका चाइल्ड बनेगा। इसलिए कंट्रोल P दबा के मैंने ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दिया। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि मैं इस सर्कल को बास्केट के एडिट मोड में भी तो ऐड कर सकता था ताकि पेरेंटिंग ना करनी पड़ती। देखो अगर मैं सर्कल को बास्केट के एडिट मोड में ऐड करता तो जो वायर फ्रेम मॉडिफायर मैंने बास्केट पर लगाकर बास्केट का 3D मॉडल बनाया है वो इस सर्कल पर भी अप्लाई हो जाता। इसलिए मुझे ये बास्केट नीचे से फिल चाहिए थी, इसलिए मैंने सर्कल को अलग से ऐड किया और लास्ट में उसे बास्केट के साथ पेरेंट कर दिया। अब अगर मैं मूव वाले गिज्मो से बास्केट को मूव करूं तो सारी की सारी बास्केट मूव होगी और मैंने आपको पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट भी ट्रांसफ़र करना था, तो यही बेस्ट एग्जाम्पल थी और यही सही टाइम था इस कॉन्सेप्ट को समझने का। इसलिए मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र किया। अब रह गई है बास्केट की टेक्सचरिंग। इसलिए टेक्सचरिंग करने के लिए मैं यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके शेडिंग वर्क स्पेस में आ गया। यहाँ से बास्केट को सिलेक्ट किया, यहाँ से न्यू पर क्लिक किया, BSDF के बेस कलर में जाके इसे रेड कलर दे दिया और यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.3 कर दिया। अब इस नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ से न्यू पर क्लिक किया, BSDF के बेस कलर में जाके इसे रेड कलर दे दिया और मेटेलिक की वैल्यू को 0.3 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी बास्केट रेडी है। इस बास्केट को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर में पेरेंटिंग करना सिखाया, साथ ही साथ मैंने आपको वायर फ्रेम मॉडिफायर का यूज़ भी बताया और बास्केट का 3D मॉडल बनाते वक्त मैंने आपको प्रैक्टिकली ये भी बताया कि ब्लेंडर में पेरेंटिंग करने की ज़रूरत हमें कब और क्यों पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुटबॉल का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा और फुटबॉल का 3D मॉडल बनाते वक्त आप 3D की कुछ न्यू टेक्निक्स के बारे में भी जानोगे।